अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों की संग संग रक़्स बिस्मिल किस्त नंबर 7 पहला हिस्सा। अय्यज़ ने उनके हाथ में ख़ाका देख लिया था और इसका छुपाना भी इसकी नज़रों से मख़फ़ी नहीं रहा था। लेकिन अभी इन बातों पर गौर करने का वक़्त उसके पास नहीं था। क्या ये तुमने अपनी नानी माँ से सुना है? वलीद ने जानना चाहा। हाँ, अय्यज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। आप क्योंकि ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं तो क्यों ना इस मसले को समेट पर छोड़ दें। आबिश एक अच्छी डिज़ाइनर है, आप उसे एक मौका दें। अय्यज़ का लहजा और अंदाज़ चापलूसाना था। इसकी बात पर वलीद गिरवेज़ी ने पुरसोच अंदाज़ में पेशानी सहलाई और जब बोला तो अंदाज़ जताने वाला था। अय्यज़ मैं सिमट में डिज़ाइन्स के बारे में सिर्फ़ 1 या 2 चीज़ों में ही जान पाया हूँ। इनके डिज़ाइन स्टाइल काफ़ी लग्ज़री और रवायती से हैं और मेरी तरजीहात कुछ मुनफ़रिद हैं। मैं काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क रहा हूँ, इसलिए कुछ अलग स्टाइल को तरजीह देता हूँ। तो फिर ठीक है, आप अपनी ख्वाहिशात को समिट कंपनी तक पहुँचाएँ। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में इनकी कंपनी के साथ बहुत मुतासिर हुई है। अंकल, क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते? नहीं। वलीद गर्वेज़ी ने हाथ हवा में लहराकर इसकी बात मुकम्मल रद्द कर दी। मैं इसके अलावा और किसी भी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ कर सकता हूँ। मेरे पास अपने रिहायशी इलाकों के लिए आला मयारात हैं। मैं आबिर से मिल चुका हूँ और ईमानदारी की बात कि इसको बिल्कुल भी कोई तजुर्बा नहीं है और वो बिल्कुल भी लेटेस्ट मटीरियल और हाई टेक अप्लायंसेस के बारे में नहीं जानती। वो तो मेरा विला तबाह कर देगी। वलीद गर्वेज़ी के चेहरे पर नागवारी के साथ सख्ती के तासुरात थे। अय्यज़ इनकी बात पर काफ़ी शर्मसारी महसूस करने लगा। आफ्टर ऑल वो इसकी मंगेतर थी जिसको वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसने कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर प्रोजेक्ट तो बेहतरीन किया था। आपके अय्यज़ का लहजा उसके उज़र की तरह कमज़ोर सा था। ये मत भूलो कि वो किस वजह से कामयाब हुई थी। वलीद गर्वेज़ी की आंखों में जताती हुई सी चमक लहराई और लहजा कदरे तंज में डूबा हुआ था। तुमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रेसिडेंट सर्वर ने हमारी इस बात को ज़ाहिर नहीं किया, वरना हम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते। साथ ही एक नाखुशगवार सा तासुर चेहरे पर उभरा था। ठीक है, अगर आप राज़ी नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अय्यज़ का दिल मायूसी से सिकुड़कर सिमटा। ओह! राइट, क्या ये स्केच है जो आपने हाथों में पकड़ा हुआ था? किस डिज़ाइनर ने बनाया है? मैं सिर्फ़ तजस्सुस से पूछ रहा हूँ और मेरा कोई मतलब नहीं। अय्यज़ ने अपने मामू की आंखों में अपने सवाल पूछने पर आई नागवारी को देखते जल्दी से हलक कर के बात संभाली थी। जाज़िब तो था। ये मेरा अब्रॉड का पुराना दोस्त है। उसने हाल ही में मेलबोर्न में अपनी फ्रेंचाइज़ खोली है। वलीद गर्वेज़ी ने स्केच अपने भांजे की तरफ बढ़ाया। ये नक्शा उसकी एक डिज़ाइनर ने बनाया है। उसने आधे घंटे से भी कम वक़्त में पूरे 3000 मुरब्बा मीटर विला के लिए एक स्केच तैयार किया। यही नहीं, बल्कि साथ में हर डिटेल का मेरी तरजीहात के मुताबिक ज़िक्र किया। मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। वलीद के चेहरे पर इत्मीनान झलका। आफ़रीन। अय्यज़ अपनी जगह पर जमकर रह गया, जब इसकी नज़रें स्केच का तफ़सीली जायज़ा लेती हुई नीचे कोने पर लिखे डिज़ाइनर के नाम पर टिक गईं। उसे कुछ देर कबल आफ़रीन का खुद से टकराव याद आया, तो वो यहाँ इसलिए आई थी, इसके अंकल के विला का स्केच बनाने के लिए। यप, ये वही है। अंकल आप उसे हायर नहीं कर सकते, अय्यज़ ने अहमकाना अंदाज़ में कहा। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये अंकल जाफ़र यज़दानी की छोटी बेटी है। ये मुझसे बचपन में मंसूब थी और अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन फिर वो अपने करतूतों की वज़ह से काफ़ी बदनाम हो गई। उसने ना सिर्फ़ दूसरे का काम चोरी किया, बल्कि अपनी वालिदैन की साख पर भी धब्बा लगा दिया। इसकी बात ने वलीद गर्वेज़ी को कदरे हैरान किया। कोई ताज्जुब नहीं कि ये नाम उसे शुरू से ही जाना-पहचाना सा लगा था। साथ ही आफ़रीन के हुस्न और शाइस्ता रवैये को याद करके वो हैरान हुए बगैर न रह सका। दिलो-ज़हन ने बेइख्तियार अय्यज़ के ख़यालात की नफ़ी कर दी। मैं नहीं समझता कि इसको दूसरे का काम चोरी करने की ज़रूरत है। इसके टैलेंट को देखते हुए मैं आज तक जितने भी टैलेंटेड लोगों से मिल चुका हूँ, मुझे इस लड़की की सलाहियतों ने बहुत मुतासिर किया है। बहुत कम लोग ऐसी खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। मुझे तो लगता है तुम इसके खिलाफ बिला वजह का बुक्स बांधे हुए हो। वलीद गर्वेज़ी के लहजे में आफ़रीन के लिए बहुत सताइश थी। आप वाक़ई उसे नहीं समझे। अय्यज़ झुंझलाया। उसे समझ में नहीं आया अपना माफ़िज़ ज़मीर किस तरह बयान करे। क्या तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि कुछ अजीब है? जब कुछ अरसा पहले हम में फ़ोन पर बात हुई थी, तब तो तुम इसकी बहुत तारीफ़ें करते थे और अब तुम इसके ज़िक्र से ही बेज़ार लग रहे हो। क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है?
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये तुम ही थे जिसने उसे धोखा दिया है। वलीद गर्वेज़ी अय्यज़ के इस तरह आफ़रीन से चिढ़ने, बेज़ार होने पर हैरान होने के साथ मुतजस्सिस भी हुआ था। वो वाक़ई हैरान था कि अगर ये वही आफ़रीन थी, तो अय्यज़ इसके खिलाफ़ क्यों है? और इसने ऐसा क्या किया है जो अय्यज़ इसका नाम भी सुनना गवारा नहीं कर रहा? इनकी बात सुनकर अय्यज़ ने बेइख्तियार नज़रें चुरा लीं। इसके पास अपने मामू की गैर मुतवक्के बात की तरदीद के लिए अल्फ़ाज़ नहीं रहे थे। और अब बिल्कुल इसी तरह तुम आबिश यज़दानी की सलाहियतों पर फ़ख्र कर रहे हो। लेकिन मुझे तो इस लड़की में कोई काबिलियत नज़र नहीं आती। अगर हकीकत ये ना होती कि वो यज़दानी फ़ैमिली की जानशीन है, तो मैं इस जैसी लड़की पर दूसरी नज़र डालना भी गवारा ना करता। वलीद गर्वेज़ी ने इसके हाथ से स्केच निकाला और कुर्सी से उठकर बिना उसे देखे सीधा अपनी रहायशगाह की तरफ बढ़ गया। जब तक अयीज़ अपना हौसला बहाल करता, वलीद गर्वेज़ी इसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। पीछे अयीज़ का नाम नाकाम और नामुराद सा हाथ मलता रह गया, वरना उसे आज यकीन था कि मामू की विला की तज़ीन और आराइश का प्रोजेक्ट आबिश को दिलवाकर वो आबिश की नज़रों में अपने नंबर ज़रूर बढ़ा सकता था। ऑफिस में भी आफरीन सारा दिन अय्यज़ की मंगनी के फंक्शन के बारे में सोच-सोच कर परेशान होती रही। आखिरकार उसके घर जाने का वक्त भी आ गया। वो फौरन घर पहुंची, लेकिन शहराम सूरी इस वक्त तक वापस नहीं आया था। वो घर तब आता था जब तक कि बाहर मुकम्मल अंधेरा नहीं हो जाता था। बिलाखिर एक तवील दिन का इख्तिताम हो ही गया। शाम ढले आफरीन का इंतज़ार तमाम हुआ, जब शहराम सूरी थका-थका सा लाउंज में दाखिल हुआ। उसे देखते ही आफरीन ने वफादार बीवियों की तरह सुकून की गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैंने आज तुमको ग्रीन माउंटेन पर देखा था। आफरीन से अब और इंतज़ार ना हो सका, तभी यकदम पूछ बैठी, तुम आज वहाँ गई थी क्या? शहराम ने हैरत से एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। जी हाँ, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? आफरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शायद तुमने इस इलाके में घर खरीदा है। आफरीन ने पुरजोश होकर अंदाजन पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर शहराम ने मेज से ग्लास उठाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। शीश ने आज वहाँ एक विला देखने के लिए भेजा था उसे, क्योंकि वो अब मुस्तकिल मेलबोर्न में रहने का इरादा कर चुका था। फिदी बिल्ली जल्द ही 3 बेबीज़ जन्म देने वाली थी। तीनों के आने पर ये घर यकीनन इन बेबीज़ के लिए बहुत छोटा पड़ता। ताहम उसने महसूस किया कि ग्रीन माउंटेन के विलास बहुत ज़्यादा अलग-थलग वीरान जगह पर हैं। उसने इस बात का ज़िक्र इसीलिए भी आफरीन से नहीं किया, ये सोच के कि आफरीन अपने पिछले तकलीफ-दह तजुर्बे की वजह से खौफज़दा ना हो जाए। शहराम ने इस गैर मामूली मुस्कुराहट को नहीं देखा था जो उसके नाकाफ़ी जवाब पर आफरीन के चेहरे पर फैल गई थी। वो इस पर यकीन कर लेती, अगर इसने वाज़ेह तौर पर ज़िक्र न किया होता कि उसके मामू ने ग्रीन माउंटेन में एक विला खरीदा है। आफरीन बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि शहराम इससे बात क्यों छुपा रहा है। क्या वो एक उसे लालची औरत समझ रहा है, जो इसकी दौलत हथिया लेती? या इसका इरादा आबिर से अपने विला की तज़ीनो आराइश करवाने का था? वो पहला ऑप्शन यकीनन कबूल कर लेती, लेकिन दूसरा ऑप्शन मरकर भी नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि यज़दानी फैमिली ने किस तरह आफरीन को जान लेने की कोशिश की थी, और इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि आबिश ने खिलाफ आफरीन की अदावत किस बुनियाद पर चल रही है। कोई बात नहीं, भले तुम छुपा लो, मैं तुमको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी कि तुम मुझे ही विला की रेनोवेशन के लिए हायर करो। आफरीन ने बज़ाहिर तो ये बात मज़ाहिया अंदाज में कही, लेकिन शहराम की भवें तन गई। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नहीं। शहराम का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। वो आफरीन के तंज पर दिल ही दिल में चौंका ज़रूर, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसे लहजे में क्यों बात कर रही थी। आफरीन ने सामने रखे कॉफ़ी के मग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और मौजू बदल दिया। ठीक है, तो फिर हो सकता है हाल ही में तुम्हें कोई इनविटेशन मिली हो, जिसमें तुम्हें किसी साथी की ज़रूरत पड़े। नहीं, मुख्तसर लेकिन सख्त जवाब आया। मेलबर्न के लोग इसकी नज़र में नहायत कम तर हैसियत रखते थे। वो इनके नज़दीक बिल्कुल भी अहम नहीं थे। ऑलराइट, लेकिन मैं एक दावत अटेंड करूँगी, अगरचा तुम कहना क्या चाह रही हो? शहराम ने खाली ग्लास टेबल पर रखा और सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी दादी माँ इस माह के लास्ट में 80 की हो जाएंगी। इनकी सालगिरह अय्यज और आबिश की एंगेजमेंट पार्टी के साथ ही रखी गई है। मेरे पास पार्टी अटेंड करने के सिवा और कोई हल नहीं है। आफरीन ने एक ठंडी सांस भरकर खुद को कंपोज किया।
میری دادی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب میں چھوٹی سی تھی، دادی ماں نے میرا بھرپور خیال رکھا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ آفرین نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی، پھر دونوں ہتھوڑی کے نیچے رکھ کر ایک آس سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر شہرام کو یزدانی فیملی کا ارادہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ وہ اس دعوت کے پیچھے چھپی اس کی نیت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے اپنی شادی کے دن ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہاری فیملی سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ لیکن تم تو ویسے بھی اس منگنی کی دعوت میں جا رہے ہو نا؟ آفرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ لیکن کس لیے؟ وہ آفرین کی بات بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی فیملی کو جانتا تک نہیں تھا تو جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ تم میوس کے ماموں جو ہو، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کی بات پر شہرام نے بھویں اچکا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اگر وہ ایسا کہہ رہی تھی تو یقیناً پردے کے پیچھے کوئی ایسی بات تھی جس سے وہ بے خبر تھا۔ کیا آفرین کسی غلط فہمی میں اس سے ٹکرائی تھی؟ لیکن ابھی بات سمجھنے کے مراحل طے کرنے تھے۔ ابھی کچھ گرہیں کھلی تھی۔ کیونکہ میلبورن کے کافی سارے عمرہ اس پارٹی میں جا رہے ہیں تو میں سمجھی کہ تم بھی معاف کرنا۔ میں بالکل بھی ایسی کم تر درجے کی پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا شوق نہیں رکھتا، شہرام نے ناگواری سے کہا۔ اس کی قطعیت پر آفرین لاجواب سی ہو گئی۔ کم تر درجے کی؟ اس نے اس وقت سے اپنے بھانجے کی انگیجمنٹ پارٹی پر جانے سے انکار کیا تھا کہ وہ کم درجے کی ہے۔ کس قدر متکبرانہ انداز تھا اس شخص کا! کیا ہر وہ آدمی جو برسوں بیرون ملک گزار کر وطن واپس آئے ایسا ہی تکبرانہ رویے کا مالک ہوتا ہے؟ وہ بنا کسی تاثر کے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ میں تم کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہاں جانے کی غلطی پھر سے مت دہرانا۔ میں دوبارہ سے تمہیں بچانے نہیں آ سکوں گا۔ شہرام نے گھورتے ہوئے سختی سے وارننگ دینا ضروری سمجھی۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ شہرام اس میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن پھر یہ خوش فہمی بھی فوراً ختم ہو گئی۔ اس آدمی کا دل یقیناً پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آفرین کا دل اچانک ہی ہر چیز سے اکتا گیا۔ اس نے بے دلی سے اپنا سیل فون اٹھایا اور واٹس ایپ پر فریہ کے ساتھ چیٹ کرنا شروع کر دی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ شہرام اس میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ معاف کرنا، لیکن مجھے تو ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ ہر وہ سیکنڈ جو اس کے ساتھ گزرتا ہے اس سے میرا خون ہی کھولتا ہے۔ فریہ، یار کوشش جاری رکھو، دل مت ہارو۔ کیوں نہ ہم ڈنر پر چلیں؟ کافی وقت سے نہیں گئے، اس طرح تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ آفرین، بالکل بھی نہیں۔ اگر میں رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس آدمی کا لیکچر جو شروع ہوگا تو صبح تک چلتا رہے گا۔ ریا، کم آن، تم اس گھر کی ملازم نہیں ہو اور نہ ہی وہ تمہیں تنخواہ دیتا ہے یار۔ تم نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ آفرین نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی جو کھانے کے بعد برتن یوں ہی چھوڑے اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ مایوسی کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ فریہ کی باتوں نے اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر دیا۔ وہ بھی اس نہج پر شہرام کے خلاف سوچنے لگ گئی۔ بہت تھکا دینے والا عمل تھا۔ وہ اب اس سے تھکنے لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی بننا چاہتی تھی، نہ کہ فل ٹائم وقتی ہاؤس کیپر۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے برتنوں کو اکٹھا کیا، کچن میں لے کر برتن دھو کر رکھے اور بعد میں تازہ تازہ دھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہرام کی نظروں میں ناگواری ہی ناگواری بھری ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی کلاک پر وقت دیکھا۔ گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ کیا تم ڈرنک کرنے باہر جا رہی ہو؟ یا یزدانی ہاؤس جا رہی ہو؟ یا پھر اپنے سینئر کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو؟ یہ مت بھولنا کہ ابھی تمہیں فدی کا ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے اسے روٹین واک پر بھی لے کر جانا ہے۔ اس کے چپتے ہوئے لہجے اور تابڑ توڑ سوالوں پر آفرین کی سچ بولنے کی رہی سہی ہمت بھی کھول گئی۔ وہ میں فریہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں۔ موسم سرد ہو رہا ہے اور مجھے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ انگلیاں مروڑتی ہوئی مسلسل اپنا کنفیوژن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصل میں وہ اسے شہرام کی گھورتی نظروں سے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کی بات پر شہرام نے اسے اوپر سے نیچے گھورا تھا۔ تمہیں واقعی میں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ سارا دن میرے سامنے اتنے کم اور باریک کپڑوں میں آنا چھوڑ دو۔ آفرین اپنی اتنی زبردست توہین پر اندر ہی اندر تڑپ اٹھی۔ وہ کب اس کے سامنے کم اور باریک کپڑوں میں آتی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ آئندہ سے باریک کپڑے گھر میں نہیں پہنے گی۔ ویسے بھی اب سردی آنے والی ہے۔ اگر شہرام یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح اسے راغب کر رہی ہے تو ہر طرح سے فائدے میں تو شہرام تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، میرے لیے بھی کچھ ڈریسز لانا۔
میں نے جو کارڈ تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرانا۔ شہرام نے سستی سے کہا۔ آفرین تو جیسے اپنے ہی کہے لفظوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کا فریہ کے ساتھ کھانے پر انجوائے کرنے کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا تھا۔ جب سے اس کی شہرام سے شادی ہوئی تھی اس نے ایک دن بھی مزیدار کھانا اور باربیکیو نہیں کھایا تھا۔ بڑی بات کہ یہ موسم بھی سی فوڈ کا تھا۔ آفرین اندر ہی اندر پیچتاب کھا کر رہ گئی۔ اب کیا کریں؟ اس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ اس کے سارے پلان پر شہرام پانی جو پھیر چکا تھا۔ تم اپنے کپڑے خود بھی خرید سکتے ہو۔ میں تمہاری حقیقی بیوی تو نہیں ہوں۔ یہ اور بات کہ اگر ایسا کہتے ہوئے اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہرام نے ایک آئی برو اٹھائی جیسے اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کہا؟ کیا تمہارے اس بہانے کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں چھپی ہوئی؟ اس سے لفظوں میں نہیں جیت سکتی تھی وہ اعلیٰ پائے کا وکیل جو ٹھہرا۔ آفرین نے بالآخر ہتھیار ڈال ہی دیے۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ڈریسز لینے جاؤں گی۔ تمہاری سائز کیا ہے؟ تو تم یہ بھی نہیں جانتی میں کون سی سائز کے کپڑے پہنتا ہوں؟ تو پھر میرے قریب آنے کے خواب کس لیے دیکھتی ہو؟ اس کے چہرے پر طنزیہ تاثرات چھا گئے۔ اب آفرین اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی جو شہرام کے مسلسل لاپرواہانہ رویے کے باوجود بھی اس سے پیار کرتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ آفرین کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ تم کس قسم کی پرائس رینج میں کپڑے دیکھو گی؟ یہ کہنے سے پہلے شہرام نے ناگواری سے ہنکارا بھرا۔ آپ کو کس قیمت کی رینج میں چاہیے؟ آفرین نے سادگی سے کہا۔ تو شہرام خاموش رہ گیا۔ اس سے پہلے اس کے کپڑے ہمیشہ اعلیٰ معیار کے درزی تیار کرتے تھے، لیکن یہ بات ماضی میں رہ گئی تھی۔ اوکے، کبھی دیکھ لینا۔ وہ خاموش ہو کر اپنے مطالعے میں مشغول ہو گیا جیسے اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ 10 منٹ بعد فریہ نیچے کار لے کر موجود تھی۔ آفرین کار میں بیٹھ گئی لیکن چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پہلے مال چلو، شہرام کے لیے کچھ ڈریسز خریدنے ہیں۔ لیکن سی فوڈ کا کیا بنے گا یار؟ میں نے اس لالچ میں بھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ فریہ کے پورے چہرے پر کنفیوژن رقم تھی۔ آفرین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کو سچ بتانے کی۔ فریہ نے یہ سب سن کر کافی ناگواری سے اسے گھور کر کار چلا گئی۔ تمہاری سیلف ریسپیکٹ کہاں چلی گئی آفرین؟ اس دبنگ رویے کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم رکھتی تھی؟ تم سمجھ نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ فدی کی بیماری کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس طرح فدی کو بیمار کیا تھا۔ آفرین نے بے بسی سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 بار میری جان بھی بچائی ہے اور میں اس کا قرض چکانا چاہتی ہوں۔ سچ ہے، کوئی دوسرا اپنے گھر کی ملازمہ کو اس قدر سختی سے کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا شہرام بھائی کر رہا ہے۔ فریہ نے طنز کو تعریف کے ورگ میں لپیٹ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے اب بس کرو، میں پہلے سے ہی یہ بات جانتی ہوں کہ میں اس کی نوکرانی ہوں۔ آفرین جو پیسنجر سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کافی مایوسی اور افسردگی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا تو آنکھیں چمکنے لگی۔ او نو، تم یہ کب سوچو گی کہ میں اس کی مامی کی حیثیت سے اس کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ ان دونوں کی منگنی کی تقریب قریب آ رہی ہے۔ آفرین کو یہی بات کاٹ رہی تھی۔ خود اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فریہ نے اس کی بات پر پرسوچ انداز میں اپنی پیشانی سہلائی۔ شاید شہرام کے نزدیک تم صرف ایک گھریلو ملازمہ ہو جو بس مزے مزے کے کھانے پکائے۔ تمہیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا اور ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کا ناقابل واپسی بنایا جائے۔ آفرین تو یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کی اصل بیوی بن جاؤ۔ فریہ نے اس پر ایک معنی خیز سی نظر ڈالی۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ آفرین نے اس کی معنی خیز بات پر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے جلنے لگا تھا۔ تم اسے ڈرنک میں کچھ ملا کر بے بس کر سکتی ہو۔ ہر مسئلے کا خود بخود درست ہو جائے گا۔ اگر ایک بار تم اس کے بچے کی ماں بن گئی نا تو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ دل کی راجدھانی پر بھی کسی ملکہ کی طرح راج کرو گی۔ میرے اس مفید مشورے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ فریہ مسلسل اسے سنی سنائی پٹیاں پڑھا رہی تھی جبکہ وہ خود بھی ایسے تجربے سے کوسوں دور تھی، لیکن اس کا شیطانی دماغ کافی زرخیز تھا۔ آفرین جیسے جیسے اس کی بات سنتی جا رہی تھی دماغ میں بھی وہ سب ایک فلم کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور وہ بے اختیار سر پکڑ کر رہ گئی۔ بلا شبہ حقیقت بہت کڑوی تھی۔ شہرام کے بچے کی ماں بننے کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر آمادہ کر چکی تھی، لیکن یہ ایک مشکل پروسیس تھا۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی بدکتا تھا۔ کجا کی میاں بیوی کا ریلیشن۔ اف،
आफरीन को मुख्तलिफ सोचों ने मिलकर जैसे थका दिया था, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और एक बच्चे के लिए इस तरह का माहौल ठीक नहीं रहता। वो हिचकिचाहट का शिकार थी, कन्फ्यूजन में अपने दांतों से नाखून काटने लगी। ये सब बातें तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। फरिया ने इसकी बेसुरा बात सुनकर भड़क कर उसकी बात काटी। इसके अलावा तुम बदला लेना चाहती हो, है ना? आईएस दुरानी की फैमिली में जम होने और शहराम भाई की बीवी के तौर पर अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए आईएस के लिए परेशानी पैदा करने का बेहतरीन तरीका है। ज़रा तसव्वुर करो कि कितना दिलचस्प मंज़र होगा जब वो चाहकर भी तुम्हारी तौहीन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुमको शहराम भाई के ख़ानदान में आबिश से ऊँचा दर्जा मिल जाएगा। है ना? पते की बात। लेकिन तुम इस कदर कैसे जानती हो? आफरीन फरिया की इस कदर गहरी बातें सुनकर चौंक गई। तुम तो ऐसे मशवरे दे रही हो जैसे इन सब बातों का पहले से ही तजुर्बा हो। आफरीन ने शक्की नजरों से उसे घूरा, जिस पर फरिया खसियानी हंसी हंसने लगी और एक धप आफरीन को रसीद की। ये बातें आम बातें हैं जिसे हर इंसान जानता है। एक तुम ही काफी मासूम हो। फरिया वाकई आफरीन से ज्यादा चालाक थी, और फिर आफरीन का आज का मीडिया इतना आजाद है कि हर एक उससे ज्यादा जानता है। फरिया ने तो फिर भी काफी सिंसर करके बताया था। आफरीन का ज़हन इस वक्त मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। आफरीन तो अभी तक शहराम की तरफ से एक किस्त तक भी नहीं पहुंच पाई थी, कुछ आके एक बच्चे का प्लान नामुमकिन। आधे घंटे के बाद दोनों मेलबोर्न के सबसे लग्जरी शॉपिंग मॉल पर पहुंच चुकी थी। आफरीन मुसलसल इतने महंगे मॉल पर लेकर जाने के लिए बड़बड़ा रही थी। शॉप में अंदर कदम रखने के बाद भी उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। आफरीन ने खुफकी से फरिया को देखा। शहराम बिल्कुल सादगी पसंद और कफ़ायशवार शख्स है। वो लग्ज़रीज़ कार चला रहा है। जो वो कपड़े पहनता है वो होते तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इनका ब्रांड में से कभी मैंने नहीं सुना। लेकिन एक कामयाब ताजिर बिज़नेसमैन को कुछ ज़्यादा मुहज़्ज़ब लिबास पहनना चाहिए। ये देखो, इस स्टाइल के बारे में क्या ख़्याल है? फरिया उसे घसीटकर एक पुरतइश मर्दाना कपड़ों की दुकान में ले गई और पुतले के पहने हुए सूट की तरफ इशारा किया। आफरीन ने पुतले को पहने हुए कपड़ों पर निगाह की और मुंह बना लिया। इसका लिबास है तो मुहज़्ज़ब, लेकिन इसका फिगर शहराम से बेहतर बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, मैं मान गई बाबा कि तुम्हारा शौहर सुपर फिट है। फरिया ने तंग आकर हाथ जोड़े। सुपर फिट? आफरीन ने सोचा। शहराम इस तारीफ का वाकई मुस्तहिक था। उसने आज तक जितने भी आदमी देखे, शहराम इन सब से बेहतरीन था। कौन सी गंदी सोच आई है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं? फरिया ने आफरीन की शर्म से गाल गुलाल होते हुए आरिस को देखते तब कर उसकी गाल पर चुटकी काटी थी। ओह! भूल जाओ। अब चलो यहाँ से। ये ड्रेस यहाँ बहुत महँगा है। शर्मिंदा होकर आफरीन अपनी सहेली को दरवाजे की तरफ घसीटने लगी। सेल्स पर्सन इनके पास आया। ये कपड़ों का सेट हमारा जदीद तरीन डिज़ाइन है। पूरे मुल्क में इस तरह के सिर्फ 2 सूट हैं। आप अपनी साँसें महफूज़ कर लें जनाब, इस जैसे गरीब लोग इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीछे से तंज़िया तबसरा हुआ हवा में उभरा। दोनों ने बेख्तियार आवाज़ पर गर्दन मोड़ी। तभी जन्नत कैमेबल और सैंडी टर्नर इनको नज़र आई थीं। मिस कैमेबल, मिस टर्नर, सेल्स पर्सन की आंखें चमक उठीं और वो फ़ौरन उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ी थी। जन्नत ने तंज़िया नज़र आफरीन पर डाली। तो तुमने अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूँढ लिया है, लेकिन वो सिर्फ़ कमतर दर्जे का है और कुछ नहीं। वो शख्स सिर्फ़ एक आम सा वकील है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले वो अपने करियर में कितना ही कामयाब क्यों ना हो, वो फिर भी हम जैसे अमीर लोगों के लिए काम करता रहेगा। फरिया ने गुस्से से इस पर तंज़ किया। सीरियसली? क्या तुम लोग जानती हो इसके बॉयफ्रेंड को? आफरीन ने फ़ौरन अपनी दोस्त को कलाई से पकड़कर सर नफ़ी में हिलाकर मना किया। शहराम से उसकी शादी बिल्कुल खुफिया थी। वो हैरान थी कि जन्नत ने किस आदमी को उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया था। सिंडी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि वो किस तरह आफरीन के पीछे चलती थी, क्योंकि इसका खानदानी पस मंज़र ज़्यादा आला था। आफ़ी, तुमको यकीनन कहीं और ख़रीदारी करनी चाहिए यार। यहाँ तुम अफ़ोर्ड नहीं कर सकोगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अब तुम्हारे कार्ड में सिर्फ़ चंद हज़ार डॉलर होंगे। वो आँख मारकर हँसी। संडी, हद में रहो। अपनी हद क्रॉस मत करो। फरिया को जी भरकर गुस्सा आया। उसे सब अफ़सोस हुआ कि उसने आफरीन के घर से निकल कर जाने की बात सिंडी को दोस्त समझकर क्यों शेयर की।
उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ये सिंडी बगैर किसी हिचकिचाहट के पीछे से इनके साथ धोखा करेगी। अभय की तवक्को के मुताबिक सेल्स पर्सन ने ये सुनकर नागवारी का मुजाहिरा किया कि ये दोनों गरीब हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सके तो बराह करम यहाँ से चली जाएं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम फजूल में आप पर ज़ाया करें। सेल्स पर्सन का लहजा काफ़ी रूखा था। मैं यकीनी तौर पर इसकी मुतहम्मल हो सकती हूँ। क्यों नहीं? फरिया ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। जन्नत ने अच्छा खासा तंज करके इसका जैसे मजाक उड़ाया। सिंडी, ये अच्छा ही हुआ कि तुमने इसके साथ घूमना छोड़ दिया। इस तरह के दोस्त सिर्फ आपको निचली सतह पर लेकर आते हैं। लगता है ये कपड़े खरीदने के लिए किसी दोस्त से पैसे उधार मांग कर लाई है। आफरीन, जो आमतौर पर नाकाबिले यकीन हद तक सब्र का मुजाहिरा कर रही थी, अब मजीद इनके तंज का मुकाबला नहीं कर सकी थी। मैं यकीनी तौर पर ये ड्रेसेस खरीदने की मुतहम्मिल हो सकती हूँ। ये तो सिर्फ एक बेसिक लिमिटेड एडिशन है। उसने शहराम का दिया कार्ड पर्स से निकाला। तुमने नहीं कहा था कि इस ड्रेस के सिर्फ 2 सेट हैं? मैं दोनों ही खरीदना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी और को इजाज़त नहीं दे सकती कि मेरे आदमी जैसी ड्रेस कोई और पहने। इसकी बात ने सेल्स पर्सन को वाकई हैरत में डाल दिया। कौन बेवकूफ़ होगा जो इतने पैसों को ठुकराएगा? यकीनी तौर पर ये 2 सेट कुल $1 मिलियन में आएंगे। आफरीन को महसूस हुआ जैसे इसकी टांगें कमज़ोर हो गई हों, जो इसके वजूद का बोझ उठाने में नाकाम थी। इस तरह की अहमकाना बातें कहने पर इसका दिल चाहा अपने चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारे। ओह नो! अगर ये बिल कार्ड की हद से तजावज़ कर गया तो क्या होगा? उसने एक तिरछी नज़र जन्नत और सिंडी के बेयकीन चेहरे पर डाली और ना चाहते हुए भी कार सेल्स पर्सन को ज़बरदस्ती कार्ड कांपते हाथों से थमा दिया। चलो, खर्च होने दो, परवाह नहीं। फिर दिल ही दिल में ये जुमला दोहराकर खुद को मुतमईन करती रही। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लिमिटेड एडिशन नाकाबिले वापसी होता है। सेल्स पर्सन ने लगे हाथों इन्हें ये बात ज़हन-नशीन करवा दी। आफरीन को इसकी बात सुनकर अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। वो दिल ही दिल में अदाद-ओ-शुमार करते खुद को कोस कर रह गई। अच्छा अल्लाह मियाँ जी, वो बाद में अशिया वापस कर देगी। बस अभी इन औरतों के सामने मेरी इज़्ज़त रख लें। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी। सिंडी टर्नर ने हैरान होकर इस पर तंज़ किया। आफ़ी, मुझे लगता है तुम बाद में कपड़े वापस करने का इरादा कर रही हो। आफ़रीन ने हाथ मुँह पर रखकर तंज़िया मुस्कुराहट दबाई, जैसे उसने कोई मज़ाक़-ख़ेज़ लतीफ़ा सुना हो। मैं इस तरह काले घटिया काम नहीं करती। नीज़ मुझे आफ़ी कहना बंद करो। तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मेरे कानों में दर्द हो रहा है। वो मुड़कर सेल्स पर्सन को देखने लगी। जल्दी करो, इन ड्रेसेस को मेरे लिए पैक कर दो। मैं पागल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनते रहना नहीं चाहती। तुम शिद्दत तौहीन के एहसास से सिंडी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो ऑफिस से बाहर होकर तैश में आफरीन को मारने लगी थी। जन्नत ने उसे पीछे से पकड़कर संभाला। इसे रहने दो। आओ बर्बरी स्टोर पर देखें। सच पूछो तो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ के कपड़े अब भी बहुत सस्ते हैं। मेरा भाई शायद इन्हें पसंद नहीं करेगा। सच कहती हो। सिंडी जन्नत का मतलब समझ गई थी। उसने तसव्वुर ही तसव्वुर में सोच के मज़ा लिया कि जब आफरीन का कार्ड मुस्तरद होगा, तब इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात देखने वाले होंगे। आफरीन ने इन दोनों की तरफ नज़रें घुमाकर बड़ा खड़ूस से सर झटका, जैसे वो दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत हो। कार्ड बगैर किसी परेशानी के एक्सेप्ट हो गया था। सेल्स पर्सन ने शॉपिंग बैग मुस्कुराकर इनके हवाले किया। ये रहे कपड़े और ये रही रसीद मैम। आफरीन को ये लम्हा अचानक दिल को छू गया। उसे ये तवक्को नहीं थी कि शहराम उसे $1 मिलियन से ज़्यादा की हद के साथ वाला कार्ड दे देगा। बोरिंग। चलो यहाँ से चलें। जन्नत, जो आफरीन को ज़लील होते नहीं देख सकी, उसने अपना बाजू सिंडी के बाजू के साथ जोड़ा और मायूस होकर वहाँ से चली गई। फरिया ने बेख्तियार आफरीन को कोहनी मारी। नॉट बैड। शहराम भाई तुम्हारे साथ बहुत फरागदिल है। आफरीन इसकी बात पर मुस्कुराने से कासर थी। उसे अपने सीने पर एक भारी बोझ सा महसूस हुआ। उसकी टांगें जली में बदल गईं जब वो $1 मिलियन के कपड़े लेकर स्टोर से बाहर निकली। ओह नहीं, ये वो ज़रूर सोचेगा कि मैं फ़िज़ूल खर्ची करके आई हूँ। मुझे लगता है मैं अपने मकसद से दूर होती जा रही हूँ। आफरीन शॉक्ड सी खुद से बातें करती जा रही थी। मुबालगा आराई बंद करो। फरिया ने उसे कंधे पर थप लगाई। शहराम भाई दसियों डॉलर अरब कमा के काबिल हैं। ये रकम उनके लिए मूंगफली के दानों जैसी है। तुम नहीं समझ रही, वो एक कफ़ायत-शार आदमी है। अपनी जेब में इतनी दौलत के बावजूद वो 100 मुरब्बा मीटर से कुछ ज़्यादा के घर में रहता है। तकरीबन
अ, $30 लाख की कार चलाता है और सिर्फ गैस स्टेशन की तरफ से दिया गया मुफ्त टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता है। इसकी कलाई पर लगी घड़ी भी आम से ब्रांड की होती है। आफरीन परेशानी से दांतों से नाखून कुतरने लगी। ठीक है, फिर तो वो अपने पैसों के साथ बहुत अच्छा है। फरिया किसी दूसरे अमीर आदमी को नहीं जानती थी जो इस तरह की किफायतशारी से जिंदगी गुजारता हो। मैं तुमको $1 मिलियन उधार दे सकती हूँ। ओके, मैं पहले इसका रद्द-ए-अमल देखूंगी कि वो कैसा रिएक्ट करता है। बुरा किया है तो बुरा ही होगा कि मुस्ताक मैं उसे $1 मिलियन आहिस्ता-आहिस्ता उतार दूंगी। आफरीन ने इसके बाद खरीदारी जारी रखने का इरादा खत्म कर दिया। इसका मूड बुरी तरह खारित हुआ था। वो दोबारा इन दो मतलबी औरतों से टकराना नहीं चाहती थी। इसके बाद आफरीन ने बहुत बेदिली से फरिया के साथ डिनर किया। फिर तकरीबन 10 बजे डरते-डरते घर में दाखिल हुई। डर था कि कहीं उस आदमी के आराम में खलल ना वाक़ हो। इस वजह से आफरीन ने लाइट तक जलाने की हिम्मत नहीं की। बहुत जल्दी नहीं आ गई। शहराम का दराज और मजबूत वजूद बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आवाज़ में वाज़ेह तौर पर तंज था। आफरीन तो इसकी आवाज़ सुनकर करंट खाकर उछल पड़ी। वो खुद को इस वक्त सच में चोर ही समझने लगी थी, जो रंगे हाथों उसे पकड़ा गया हो। वो हैरान थी, तो क्या शहराम सिर्फ $1 मिलियन के बारे में पूछने के लिए उसके घर वापस आने का इंतजार कर रहा था? जब भी शॉपिंग करने का वक्त हो, अक्सर खवातीन वक्त की अहमियत को भूल ही जाती हैं। शहराम ने कहते साथ ही लिविंग रूम की लाइट ऑन कर दी और तेज रोशनी में आफरीन को तकरीबन 2 सेकंड तक घूरता रहा। फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। करीम पहुंचकर उसके तरफ हाथ बढ़ाया।